छात्रों, आज हम हाई स्कूल के चैप्टर पहला जो फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहला प्रश्न यह है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने के लिए संवेदित करता है, अर्थात हमको देखने की एक शक्ति देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है बल्कि किसी वस्तु को दिखाने के लिए हमको संवेदित करता है, हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और उस ऊर्जा को बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है और एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्यारे बच्चों, ये लाइट के बाद जो दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले ये जानना है कि परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा करके वापस जाती है तो इस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। एक और सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा करके वापस जाती है, अर्थात किरण का टकरा करके वापस जाना ही परावर्तन कहलाता है। उसको हम एक फिगर से समझेंगे। माना M1 और M2 एक प्रकार का चिकना तल है, आप चाहें तो इसको दर्पण भी बोल सकते हैं। जब प्रकाश की किरण AO, जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इस तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है, लौटने वाला जो किरण है उसको बोलते हैं OB और इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई और टकरा करके वापस चली गई, इसी क्रिया को हम बोलते हैं परावर्तन। और इस परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो किरण तल की ओर आती है अर्थात टकराती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटती है उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है कोण में भी, तो मैं आपको अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने परावर्तन कोण को R कहते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो पहले से हम लोग पढ़े थे उसकी अगली टॉपिक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिबिंब जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो इस दर्पण के अंदर इस वस्तु की आकृति दिखाई देती है। जो इसके अंदर आकृति दिखाई देती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है
अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग एक आकृति समझेंगे। ये एक दर्पण है। इस दर्पण के सामने हमने एक बाल को रखा, तो जब इस बाल से प्रकाश की किरणें चलती हैं और किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बाल के बिंदु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो इसके दर्पण से परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को इस बाल के एक बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर हमको पूरा बॉल प्रतिबिंब के रूप में देखना है तो क्या होगा, ये प्रक्रिया थोड़ा फास्ट होती है। प्रत्येक बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और प्रत्येक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन के बाद इसके प्रत्येक बिंदु पे जाकर मिलती है, तो हमको पूरा बॉल दिखाई देता है। इसके अंदर हमको बॉल दिखाई देता है। तो इस पूरे बॉल को इस पहले वाले बॉल का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को हम लोग भाषा में यहाँ पे समझ रहे हैं। एक बार पुनः, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद इस बॉल के एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चलकर इस दर्पण के परावर्तन के बाद इस दूसरे बॉल के दूसरे बिंदु पे जाकर के मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। हम लोग आभासी और वास्तविक को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप देखते होंगे सिनेमा हॉल में, सिनेमा जो घर होता है उस पर जो पर्दे पर दिखाई जाती है वह होती है वास्तविक प्रतिबिंब। यानी इसका मतलब हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ हो गया कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलती हैं तो परावर्तन के बाद यदि वास्तव में मिलती हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिनको हम पर्दे पर देख सकते हैं। दूसरा आपका है आभासी प्रतिबिंब, अर्थात प्रकाश की किरणें जब वस्तु से चलती हैं तो परावर्तन के बाद आभासी रूप में मिलती हैं, प्रतीत होती हैं। ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। और इस वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पर नहीं देख सकते, किंतु हम इनका फोटो खींच सकते हैं। दूसरा वास्तविक और आभासी समझने का तरीका है कि जहाँ पे प्रकाश की किरणें चलती हैं और एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक, और जहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं वहाँ पे बनता है आभासी प्रतिबिंब। बच्चों, क्लास 10th के फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है वह है गोली दर्पण। गोली दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक भाग पर कलई की जाती है और इसका जो दूसरा भाग होता है वह परावर्तक तल होता है। इसका हम परिभाषा भी लिखे हुए हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। इन्हीं दोनों को मिला करके वो एक भाग को हम बोलते हैं कि पॉलिश किया गया भाग है। चाहे पारे की कलई कहिए चाहे लाल ऑक्साइड कहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कि पॉलिश किया गया भाग। तथा जो उसका दूसरा तल होता है वह परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल मतलब जब प्रकाश की किरणें उस पर आपतित होती हैं उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। ये जो गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, इस प्रकार के दर्पण में
जो परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात भीतरी तल परावर्तक तल होता है। अवतल दर्पण में यहाँ देखिए, आप फिगर से भी समझ सकते हो कि ये आपका अवतल दर्पण बनाया गया है। अवतल दर्पण को देख करके भी आप पहचान कर सकते हैं कि इसके उभरे हुए भाग पर, ये उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग पर आपको पॉलिश किया गया है। ये जो लाइन दिखाई गई वो पॉलिश किया गया है। और जो इसका दूसरा तल है, ये जो तल है, इस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। ये किसके लिए? तो अवतल दर्पण में। यानी अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वह दबे हुए भाग में होता है, तथा जो पॉलिश या कलई किया गया भाग होता है वह उभरे तल में होता है। यानी इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार के दर्पण में उभरा हुआ जो तल होता है वह परावर्तक तल होता है, तथा दबे हुए भाग में पॉलिश किया गया रहता है। दबे भाग में पॉलिश और उभरे भाग में परावर्तक तल। इसमें क्या होता है? तो दबे भाग में परावर्तक तल और उभरे भाग में कलई। अगर दोनों फिगर को आप देखें तो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अवतल क्या है और दर्पण क्या है। फिगर से, परिभाषा को भी छोड़ें तो आप फिगर से समझें तो भी बेटर है। फिगर में देखिए, ये उभरा हुआ भाग पॉलिश किया गया, यहाँ जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक तल है, यहाँ दबा हुआ भाग आपका परावर्तक तल है, और यहाँ जो दबा हुआ भाग है वो पॉलिश किया गया भाग है। अर्थात इस प्रकार दोनों की तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि अवतल क्या है और उत्तल क्या है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं: वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार जब आपको पढ़ाया जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें सब नाम बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्लास 10th के फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला है वक्रता केंद्र। इसके पहले वीडियो में बताया गया गोलीय दर्पण क्या है। तो वक्रता केंद्र यानी जो गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से बना हुआ दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग है, उसका जो केंद्र होता है, उसका जो केंद्र होता है, ये अगर खोखले गोले से कटा भाग है दर्पण, तो इसका जो केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इस फिगर में आप ध्यान देंगे, ये देखिए, ये खोखले गोले का कटा भाग है, तो इसका जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ये वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वह परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वह परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ये आपका है उत्तल दर्पण। तो पहला आपका रहा वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं, C से। दूसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। तो जो इस गोले के जो खोखला गोला होता है, जो कांच का खोखला गोला है, उसका जो केंद्र है वो इसका केंद्र होगा गोलीय दर्पण का। अब इसकी जो त्रिज्या होगी, इस कांच के खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वही इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। पुनः फिगर में देखेंगे, ये वक्रता केंद्र है। अगर इस पूरे को परिधि को मिलाया जाए, ऐसे मिलाया जाए, तो केंद्र से और इस परिधि की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे जो त्रिज्या बोलेंगे दर्पण में, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या है PC। यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या है वह है PC। यहाँ देखिए PC, ये PC वक्रता त्रिज्या है। PC, इस दर्पण में PC वक्रता त्रिज्या है। तीसरा आपका है ध्रुव, पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोल है।
दोनों दर्पणों में, अवतल और उत्तल में, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव का संकेत होता है P। यहाँ भी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसका संकेत है P। ये ध्रुव हो गया। तीसरा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र को जाने वाली या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी PC ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ये PC मुख्य अक्ष है। हमेशा मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक ये M1 और M2, ये M1 और M2। तो दर्पण का जो द्वारक होता है वह परावर्तक तल के व्यास को, इस परावर्तक तल के व्यास को M1 M2, ये इस उत्तल दर्पण के लिए M1 M2। तो ये जो होता है व्यास, परावर्तक तल के व्यास को, इस व्यास को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आइए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस, अभी इसको लिखे नहीं है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की ओर आने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की ओर आने वाली रेखा दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये बात सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की ओर आने वाली रेखा दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव मिलती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होती है, उस बिंदु को मुख्य अक्ष पर ही, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसका संकेत है F। अब देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और उत्तल दर्पण में आभासी। और मैं आपको शुरू में इमेज पढ़ाया था, उसमें बताया था जहाँ किरणें काटती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ किरणें नहीं काटती हैं वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे डाट से दिखाया गया है, ये डाट से दिखाया गया है, इसलिए यह आभासी हो गया और ये वास्तविक हो गया। फोकस दूरी, तो जब हमको फोकस मिल गया तो ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी कह सकते हैं ध्रुव से और इस फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये रहा आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं।